हेलो दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे गए पुराने प्रश्नों को देख रहे हैं। 2014 से लेकर 19 तक किस किस प्रकार से प्रश्न आए हैं उन्हें हमने यहाँ पर यूनिट में जमाया है। तो आज जो हमारी ये यूनिट है ये है आधुनिक भारत की, यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि आधुनिक भारत से किस किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और हमें किस प्रकार से तैयारी करना है। जैसे कि आप 2019 से पहले का जो सिलेबस देखोगे तो सिलेबस पूरी तरीके से डिफाइन नहीं था। अभी यहाँ पर प्रत्येक यूनिट में आपको यहाँ पर बांट दिया गया है, यानी कि अब सभी यूनिट आपको इक्वल यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के हमने ओल्ड क्वेश्चन देख लिए हैं 2014 से लेकर 19 तक के, यानी कि पुराने 5 वर्षों के पेपर हमने देख लिए हैं उनके क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम देखेंगे यूनिट 3 जो कि हमारा आधुनिक भारत से संबंधित है। तो इसमें हमने यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से जमा दिया है। यहाँ पर 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर के हिसाब से किस किस प्रकार के क्वेश्चन अब बन सकते हैं, तो उसे हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला है ये प्लासी का युद्ध। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको कोई भी युद्ध यदि आता है तो वो युद्ध कब हुआ था, किसके मध्य हुआ, उसके क्या परिणाम हुए, तो इस प्रकार से कोई भी युद्ध को आपको डील करना है। 2014 में ये पूछा गया था। अब ये हड़प का सिद्धांत है, ये भी 2014 में पूछा गया है। अब देखिए, आपको यहाँ पर एक बात और समझाने का प्रयास करेंगे कि 2019 से पहले सिलेबस पूरी तरीके से डिफाइन नहीं था। यहाँ पर आपको पॉइंट फॉर्मेट में सिलेबस दिया गया था उस टाइम, और अभी क्या है आपको यहाँ पर अलग अलग यूनिट में बांट के दे दिया गया है। यानी कि आधुनिक भारत से आपको यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो इसीलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि पहले क्या है आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। तो अभी आपको यहाँ पर सारी जो यूनिट है, सारी यूनिट को आपको इक्वल यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, यानी कि सभी को सही टाइम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या था, पहले इतिहास में जो टॉपिक थे वो ज़्यादा थे, क्योंकि विश्व इतिहास भी यहाँ पर 8 था, और अभी क्या है विश्व इतिहास यहाँ से हटा दिया गया है। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर बर्डन आपका थोड़ा सा कम हो गया है। बाकी आपको सारी यूनिट को यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट है कि हड़प का सिद्धांत। तो हड़प का सिद्धांत क्या है, देखिए कोई भी 3 मार्कर यदि आता है, सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी 3 मार्कर आता है तो सबसे पहले आपको एक लाइन में ये बताना है कि वो क्या है। उसके बाद में उसके गठन, प्रभाव, लाभ, हानि, विशेषता, ये सब बाद वाले पॉइंट है। तो इस प्रकार से कोई भी 3 मार्कर को सिस्टमेटिक तरीके से जमाना है। तो हड़प का सिद्धांत क्या है और इस मतलब कि हड़प का सिद्धांत किसने दिया था, इसके क्या उद्देश्य थे, ये आपको यहाँ पर बताना था। अब ए ओ होम के बारे में पूछा गया है, तो ए होम के बारे में भी आपको यहाँ पर 3 लाइन में बताना था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्नाकुल प्रेस एक्ट। तो गवर्नर जनरल ने कौन कौन से एक्ट पारित किए थे उस टाइम, तो वो भी आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि जो हमारे उसमें जो टॉपिक है वो है गणतंत्र के रूप में भारत का उदय और राज्यों का पुनर्गठन। तो राज्यों के पुनर्गठन में आपको वही एक्ट पढ़ना है, जैसे कि 1773 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, और उसके बाद में भी जो जो एक्ट आए थे वो भी आपको पढ़ना है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको संविधान की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो भी थोड़ा सा पढ़ लेना, उससे भी यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर काकोरी कांड के बारे में ये पूछा गया था 2014 में। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो 3 मार्कर है उसमें रिपीट होने की बहुत कम संभावना होती है। जैसे कि अभी मध्यकालीन भारत में केवल एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, उसे 2014 और 18 दोनों में पूछा गया था, रजिया बेगम के बारे में। बाकी 3 मार्कर यहाँ पर क्या है बहुत ही कम ही यहाँ पर रिपीट होते हैं। बाकी 6 मार्कर और 6 मार्कर तो अब आते नहीं है, 5 मार्कर और 11 मार्कर के रिपीट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आपसे घुमा फिराकर इनडायरेक्टली वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। यदि आप पुराने क्वेश्चन भी लगा लेते हो तो भी आपका 50 से 60% यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। हमने यहाँ पर अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरे अरेंज किए हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, किसने इसे स्टार्ट किया, इसका उद्देश्य क्या था, ये कहाँ तक सफल रहा, तो इस प्रकार के आपको यहाँ पर पॉइंट बताने थे। यानी देखिए, कोई भी जो 3 मार्कर होते हैं या 5 मार्कर, 11 मार्कर, कोई भी उत्तर का कोई मॉडल आंसर नहीं होता है। सबके लिखने का अलग अलग तरीका होता है, कौन उसके बारे में किस प्रकार से सोचता है। ठीक है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन दे दिया तो कोई सबसे ऊपर ये लिखेगा कि इसे 1942 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया, इस प्रकार भी लिखेगा। और कोई इस प्रकार भी शुरुआत करके 1942 लिख देगा, उसके बाद में इसका उद्देश्य लिख देंगे, उसके बाद में इसकी असफलता के कारण या सफलता के कारण, इस प्रकार से भी कोई डील कर सकता है। तो कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन का मॉडल आंसर नहीं होता है। हमसे बड़ा मॉडल आंसर कोई नहीं है, यानी कि हमने जहाँ तक सोच लिया क्वेश्चन को वही हमारा मॉडल आंसर है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए अफजल खां घटना क्या है, इसमें क्या हुआ था, ये आपको बताना था। तो सबसे पहले आपको ये जवाब देना था कि अफजल खां घटना क्या है और ये कब हुई, और फिर
इसमें ऐसी क्या विशेष बात रही, ठीक है, इस प्रकार से आपको ये इसका आंसर देना था। अब देखिए यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले, तो देखिए 2015 में पूछा गया है, तो व्यक्ति विशेष से भी यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ये है मुस्लिम लीग, ये 2015 में पूछा गया था। मुस्लिम लीग क्या है, इसकी स्थापना क्या कब हुई, इसके उद्देश्य क्या है, क्या कुछ विशेष कार्य किए हों, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दांडी मार्च महात्मा गांधी से संबंधित है। अब देखिए आपको यदि आधुनिक भारत पढ़ना है तो आप महात्मा गांधी को नहीं छोड़ सकते। महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन हैं उनका जैसे कि भारत के विभाजन पर वो क्यों मुख थे, यानी कि वो भारत के विभाजन में उनकी क्या भूमिका है, या फिर क्यों उन्हें भारत का विभाजन स्वीकार करना पड़ा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। उनके जो इतने आंदोलन उन्होंने चलाए तो उनके कुछ आंदोलन की असफलता के कारण क्या हैं, और कोई से एक विशेष आंदोलन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो गांधी का राष्ट्रवाद के उत्थान में क्या योगदान है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो भारतीय राजनीति में क्या परिवर्तन हुए, गांधी के आने से भारतीय राजनीति में क्या परिवर्तन हुए, तो इस प्रकार के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो महात्मा गांधी एक विशेष पर्सनालिटी है, इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ये उनका जो 1915 से लेकर तो भारत की आज़ादी तक का जो युग है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो ये गांधी युग आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जरूरी है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में आप कोई नकारात्मक जो अपनी नकारात्मक धारणा ना बनाए, तो उनके बारे में कुछ चीज़ें नकारात्मक भी है तो कुछ सकारात्मक भी है, ठीक है। हमें यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई के हिसाब से यहाँ पर पढ़ना है, कौन कौन से व्यक्तियों के क्या क्या सुविचार है, क्या क्या उन्होंने अच्छे योगदान किए हैं। तो किसी भी व्यक्ति के अच्छे काम ही यहाँ पर याद रखे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में आपको 3 लाइन लिखना था। इसमें आप ये भी बता सकते थे इन्होंने कौन कौन सी सोसाइटी या फिर संस्था की स्थापना की है ना, आयरिश नागरिक थी। उसके बाद में यहाँ पर क्रिप्स मिशन अब आ गया है, तो आपको कैबिनेट मिशन भी यहाँ पर तैयार कर लेना है, क्योंकि क्रिप्स मिशन अब देखिए यहाँ पर भारत के संविधान से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आने लगे, यानी कि भारत के संविधान का जो इतिहास है तो उस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कैबिनेट मिशन, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही दे के रखा है कि गणतंत्र के रूप में भारत का उदय और राज्यों का पुनर्गठन, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो भारतीय संविधान का जो इतिहास की जो पृष्ठभूमि है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर पूना पैक्ट के बारे में 2015 में पूछा गया है। हैदर अली के बारे में पूछा गया है। देखिए हैदर अली के बारे में पूछ लिया गया है, तो टीपू सुल्तान के बारे में भी आपको 3 मार्क का तैयार कर लेना है। और इनके जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे वो भी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो जो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हैं और उनके क्या परिणाम हुए हैं, तो ये आपसे 5 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके चलना है। अब आते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह हमारे जनजातीय विद्रोह से संबंधित है। यहाँ पर कृषक और जनजातीय विद्रोह के बारे में विशेष तौर पर आपको पढ़ना है, ठीक है। नील विद्रोह के कारण परिणाम ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं 5 मार्कर में। तो जो विशेष चीज़ें होती हैं वहीं से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही विशेष टॉपिक है और बहुत ही इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो IMP क्वेश्चन है ये। तो ये सब आप लुसेंट में भी पढ़ते हो, तो देखिए लुसेंट में भी जब आप पढ़ते हो तो आपको 1-2 फैक्ट उसके बारे में और एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ लेना है, ताकि आपके 3 मार्कर में यदि वो क्वेश्चन आ जाता है तो वो आप बना सको। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हरिजन सेवक संघ, ये 2016 में पूछा गया था। आप कोई भी प्रश्न पत्र उठा के देख लो 2014 से लेकर 19 तक के, महात्मा गांधी के आंदोलन, उनकी संस्था, उनकी पुस्तकें या फिर उनका योगदान के बारे में एक ना एक प्रश्न तो आता है, या तो 3 मार्कर, 5 मार्कर या 11 मार्कर के बारे में आ ही जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हरिजन सेवक संघ, ये 2016 में पूछा गया है। उसके बाद में ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये हमारे भारतीय पुनर्जागरण से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। तो अब ईश्वरचंद्र विद्यासागर पूछ लिया गया है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, उसके बाद में राजा राममोहन राय, इनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। और जो भारतीय पुनर्जागरण है उसके उदय के कारण क्या है, ये एक प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, उसके उदय के कारण। उसके बाद में यहाँ पर चोरी चोरा घटना, तो इस प्रकार की कोई विशेष घटना होती है, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था अफजल खां घटना, तो कोई विशेष घटना होती है तो उसके बारे में भी आपको 3 मार्क का तैयार कर लेना है। बिरसा मुंडा, तो ये देखिए जो फेमस पर्सनालिटी रहती है उनके बारे में आपको यहाँ पर तैयार करना है। उसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन, अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में आया है, तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी आप 3 मार्क का तैयार कर लीजिए। उसके बाद में और भी जो हुए हैं, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब इन्होंने बीच बीच में कोई विशेष कार्य किए हैं, जैसे सहायक संधि, हड़प सिद्धांत, उसके बाद में रेलवे का निर्माण वगैरह ये हुए थे, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। तो इनसे 3 मार्क का पूछे जा सकते हैं, 2017 में पूछा गया था, ठीक है।
देखिए 3 मार्कर पूछने के लिए बहुत सारा मतलब कि बहुत सारा वो है, यानी कहीं से भी वो पूछ सकते हैं 3 मार्कर। बाकी जो 5 मार्कर है, 11 मार्कर है, तो ये विशेष विशेष यानी कि जो विशेष विशेष पॉइंट है, विशेष विशेष जगह है, वहीं से यहाँ ये क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि 5 मार्कर 11 मार्कर में क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, बाकी 3 मार्कर में मतलब कि इतना ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं, 1-2 क्वेश्चन कभी गलती से यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं। उसके बाद में पेशवा बाजीराव प्रथम, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए 2019 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आधुनिक भारत के। वसुबंधु, इनका आपको वसुबंधु का जो पत्र है वो आपको यहाँ पर बताना था। उसके बाद में जेवीपी कमेटी क्या थी, दस्तक प्रथा, ये 2019 में पूछे गए तीनों क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हम 5 मार्कर, जिसे पहले 6 मार्क में आते थे ये क्वेश्चन, 100 शब्दों में आपको इनका आंसर देना था। अब यहाँ पर आपको बताते हैं हम, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए आपको यहाँ पर यह भी समझ में आ जाएगा कि जो 5 मार्कर के जो क्वेश्चन है आप किस प्रकार से आएंगे और किस प्रकार से हमें यहाँ पर डील करना है। सबसे पहले तो आप बात का ध्यान रखिए कि जो 5 मार्कर है उसको आपको 50 शब्द में लिखना है। 50 शब्द यानी कि हमारी कॉपी का आधा पेज, तो कॉपी का आधा पेज से आप थोड़े से ज़्यादा यहाँ पर जा सकते हो, बाकी फुल पेज में आपको यह आंसर कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है। तो वहाँ पर जो शब्द होते हैं वो गिनते नहीं है, बाकी एक अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ इतने में इनके शब्द कंप्लीट हो गए होंगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामाजिक सुधारों का यहाँ पर वर्णन कीजिए। तो उन्होंने क्या क्या सामाजिक सुधार किए हैं वो आपको यहाँ पर बताना था, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये है कि भारत की स्वतंत्रता के सहायक तत्वों का यहाँ पर वर्णन कीजिए। क्या सिंपल सा आपको ये बताना है कि भारत की स्वतंत्रता में कौन कौन से सहायक तत्व हैं, ये आपको यहाँ पर बताना था, यानी कि किस प्रकार से भारत को स्वतंत्रता मिली है, किन किन ने यहाँ पर योगदान दिया है, तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते थे। 2014 का ये क्वेश्चन है। अब नादिर शाह के आक्रमण और उसके प्रभाव पर प्रकाश डालिए। आप सोचोगे कि ये मध्यकालीन भारत में क्वेश्चन आना था, जबकि ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर आधुनिक भारत यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जब नादिर शाह का आक्रमण होता है। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर आधुनिक भारत में इसे ऐड किया है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे सिर्फ उसके जो आक्रमण है और उसके प्रभाव, यानी कि नादिर शाह कौन था, ईरान का शासक था, ईरान का नेपोलियन भी इसे कहा जाता है। उसके प्रभाव यानी कि भारतीय संस्कृति पे, अब यहाँ पर आप अलग अलग प्रभाव उन्हें बता सकते थे 2-2 पॉइंट करके, जैसे कि राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा, उसके बाद में संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक में, धार्मिक में क्या क्या प्रभाव पड़े, इस प्रकार से भी आप बता सकते थे। या फिर ओवरऑल आप पूरा प्रभाव बता सकते थे कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके आक्रमण का। अब यहाँ पर कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था, इनके परिणाम लिखिए। अब जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे इन्हें अलग अलग भी पूछ सकते हैं 3 मार्कर में, और इन्हें पूरा इकट्ठा भी यहाँ पर पूछ लिया है। 2015 में कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था। अब यहाँ पर कर्नाटक युद्ध कब हुआ, किनके मध्य हुआ, इसके क्या परिणाम हुए, और कौन से सहायक संधि के तहत ये युद्ध को दमन किया गया या फिर यह युद्ध समाप्त हुए, तो ये आपको यहाँ पर बताना था। 2015 का ये क्वेश्चन है। अब अष्टप्रधान पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए ये अष्टप्रधान है, ये शिवाजी के शासन से संबंधित है, यानी कि मराठा साम्राज्य से। तो जो अष्टप्रधान है ये आप ये वाला जो टॉपिक देखोगे ये 2 जगह ऐड है, यानी कि ये हमारा वहाँ पर भी ऐड है, मध्यकालीन भारत में भी और आधुनिक भारत में भी। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 जगह टाइप हो गया है, 2015 में ये पूछा गया था। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों का वर्णन कीजिए। देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में आपको बताना था, इसमें भी सेम वैसे ही लिखना था, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको कंटेंट बढ़ा देना था। युद्ध कब हुआ, किनके मध्य हुआ, परिणाम क्या हुए, तो इनमें आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कंटेंट बढ़ा देना था। तो ये 2015 में पूछा गया है। आप चाहें तो छोटे छोटे फ्रेमिंग का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उन कारकों का वर्णन कीजिए जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में यहाँ पर सहायता की। अब देखिए ये जो हमारा गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, यानी कि हमें स्वतंत्रता तो मिल चुकी है, उसके बाद भारत में क्या क्या परिवर्तन आए हैं गणतंत्र के रूप में, उसके बाद में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ है, उसके बाद की जो विशेषता है वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। तो अभी तक ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, 2015 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट है सूरत की फूट पर टिप्पणी लिखी, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, 2015 में पूछा गया था। अब यहाँ पर गांधी इरविन समझौते क्यों हुए थे ये भी आपको थोड़ा सा बताना है। उसके बाद में यहाँ पर वो समझौते में क्या क्या यहाँ पर बातें हुई थी वो बातें आपको यहाँ पर लिखना था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, हड़प नीति, इस प्रकार से भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब स्वामी दयानंद एवं आर्य समाज के योगदान पर प्रकाश डालिए, ये 2015 में पूछा गया है। तो अब आपको क्या करना है, राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज का क्या योगदान है, उसके योगदान पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन आ सकता है। ब्रह्म समाज को भी आपको तैयार कर लेना है 5 मार्कर के हिसाब से। स्थायी बंदोबस्त ने कृषकों को किस प्रकार प्रभावित किया, 2016 में पूछा गया है। स्थायी बंदोबस्त इरेजारी व्यवस्था है ना, उसके बाद में यहाँ पर एक और है महालवाड़ी व्यवस्था।
तो ये तीनों को मिला के आपको 11 मार्कर का भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको तीनों को अलग अलग यहाँ पर 5 मार्कर का भी पूछा जा सकता है, और तीनों को अलग अलग आपके 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। तो अब आप सोच लीजिए कि ये जो व्यवस्था है आपको किस प्रकार से तैयार करना है। तो आपको 11 मार्क के हिसाब से तैयार करना है। 5 मार्कर में यदि आता है तो आप कुछ कुछ पॉइंट वहाँ पर कम कर दोगे, और 3 मार्कर में आता है तो और भी कम कर दोगे। इस प्रकार से आपको तैयारी करना है। नेक्स्ट ये है कि भारत में परंपरागत कुटीर उद्योगों के पतन के कारण लिखिए। ये 2016 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पर 1855 से 56 का संथाल विद्रोह शोषण के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया थी, व्याख्या करें। 2016 में ये पूछा गया है। तो संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, तो इस प्रकार के जो विद्रोह हुए हैं, कृषक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, तो ये जो विशेष जो विद्रोह हैं वो आपको तैयार करना है। बाकी जो भी अन्य जो विद्रोह हैं उनको आपको 3 मार्कर में तैयार करना है। जैसे संथाल विद्रोह, यहाँ से माना जाता है कि यहीं से जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई यहाँ से स्टार्ट हुई थी। बाकी वीर सावरकर है, उन्होंने 1857 को यहाँ पर भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम उसे कहा था। बाकी ये संथाल विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पर कहा जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 1842 के बुंदेलिया विद्रोह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। बुंदेलिया विद्रोह, अब ये जो क्वेश्चन है ये हम मध्य प्रदेश में भी जोड़ सकते हैं। तो ये 2016 में पूछा गया था। स्वराज पार्टी पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो स्वराज पार्टी क्या थी, किसने इसका गठन किया, क्या उसके उद्देश्य थे, क्या उन्होंने कार्य किए, यह आपको इस प्रकार से यहाँ पर बताना था। यदि संक्षिप्त लेख, देखिए अब यहाँ पर ना उनके उद्देश्य पूछे हैं, ना प्रकार पूछे हैं, ना फिर उनके कार्य पूछे हैं। बाकी आपको यदि ऐसा आ जाता है कि स्वराज पार्टी पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, यानी कि किसी भी पॉइंट में आपको लेख लिखिए ऐसा आ जाता है, तो आपको यही बताना है उसका गठन कब हुआ, किसने किया, उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के आधुनिकीकरण में राम मोहन राय की क्या भूमिका है, उसका मूल्यांकन कीजिए। भूमिका में आपको एक चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको जैसे कि भारत के आधुनिकीकरण में राम मोहन राय की भूमिका यहाँ पर पूछा है, उसका मूल्यांकन करना है। उन्होंने क्या क्या विशेष कार्य किए हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, और फिर एक पॉजिटिव आपको निष्कर्ष लिखना है। इसमें मूल्यांकन वाले में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना चाहिए, 1 से 2 लाइन का निष्कर्ष यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। तो मूल्यांकन इसी प्रकार से यहाँ पर होता है। उदारवादियों 1885 से 1905 का मूल्यांकन कीजिए। अब उदारवादी, अब देखिए यहाँ पर उदारवादी पूछा है, तो अब आपको उग्रवादी भी तैयार कर लेना है। तो देखिए उदारवादी में कौन कौन से नेता थे, उनकी क्या योजना थी, यानी वो कौन सी नीति से चलते थे। ठीक है। तो आपको ये इस प्रकार से यहाँ पर बताना था। अब आपको यहाँ पर उग्रवादी के भी तैयार कर लेना है। अब उदारवादी और उग्रवादी में आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है, तो इन दोनों में आप अंतर भी अच्छे से तैयार करोगे। अब कोई भी अंतर आपको लिखना रहता है तो अंतर का आधार जरूर लिखिए। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जल्दी बताने का प्रयास करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस ने देश विभाजन को क्यों स्वीकार कर लिया, समझाकर लिखिए। ये 2016 में पूछा गया है। तो गांधी जी ने देश विभाजन को क्यों स्वीकार किया है, इस प्रकार का भी आप यहाँ पर तैयार कर सकते हो, और उसी के कुछ पॉइंट आप उसमें भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह की प्रकृति की विवेचना कीजिए। क्या यहाँ स्वतंत्रता संग्राम था। अब यहाँ पे आपको वीर सावरकर का यहाँ पर संदर्भ देना था। वीर सावरकर का आपको यहाँ पर संदर्भ देना अनिवार्य, क्योंकि उन्होंने ही इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो 1857 के उसकी क्या प्रकृति थी, ये प्रकृति आपको बताना है। उसके बाद में यहाँ पर उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यानी कि उस टाइम क्या परिस्थिति थी भारत की। अलग अलग क्षेत्रों में आप बता सकते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, इस प्रकार से 2017 में पूछा गया था। राष्ट्रवाद के विकास में आर्य समाज की भूमिका। देखिए आर्य समाज की भूमिका का हमने अभी आपको बताया था, अभी एक बार ये क्वेश्चन और आ चुका है ना। भूमिका का वर्णन कीजिए, ये 2017 में पूछा गया था। गांधी जी ने देश विभाजन क्यों स्वीकार किया। देखिए अब यहाँ पर ये 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि कांग्रेस ने देश विभाजन क्यों स्वीकार किया और गांधी जी ने देश विभाजन क्यों स्वीकार किया। अब देखिए यहाँ पर 2016 में ही पूछा गया था, उसे ही थोड़ा सा घुमा के 2017 में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है कि आर्थिक दोहन की व्याख्या कीजिए तथा इसके कारणों की समीक्षा कीजिए। ये 2018 में पूछा गया है। अब आपको एक प्रश्न ये तैयार कर लेना है, कौन सा, कि ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया है। यह आपको 11 मार्क में आपको तैयार करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको विश्लेषण करके भी बता रहे हैं किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। देखिए बिरसा मुंडा का भी अभी 2 बार आ गया है। बिरसा मुंडा आंदोलन का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन के सामाजिक तथा शैक्षणिक योगदानों का सविस्तार वर्णन कीजिए। 2018 में पूछा गया है। रामकृष्ण मिशन पूछ लिया गया है। अब आपको ब्रह्म समाज के बारे में तैयार करके रख लेना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है कि भारतीय उद्योग और व्यापार पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया। अब आप ये ध्यान रखना कि आलोचनात्मक यदि पूछा गया है तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक यहाँ पर दोनों बताने रहते हैं, यानी कि उससे लाभ और हानि, सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष बताकर एक पॉजिटिव कंक्लूजन आपको यहाँ पर लिखना रहता है ना। भारतीय उद्योग और व्यापार पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव, तो देखिए ऐसा तो जरूरी नहीं है कि ब्रिटिश शासन के गलत ही इंपैक्ट पड़े होंगे, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़े होंगे, तो आपको दोनों को इक्वल करके यहाँ पर लिखना था। ठीक है, तो छोटे छोटे 4 पॉइंट आप सकारात्मक में लिख दीजिए, 4 पॉइंट नकारात्मक में, ये हो गया आपका आलोचनात्मक मूल्यांकन। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों की प्रतिक्रिया के कारणों को आदिवासी विद्रोह के प्रकाश में उद्घाटित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आदिवासी विद्रोह को आपको यहाँ पर बताना था, उनके क्या कारण थे, यानी कि उनके उत्पन्न होने के। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण ने प्राचीन भारतीय इतिहास की खोज में किस प्रकार सहयोग प्रदान किया, स्पष्ट कीजिए। 2019 का ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर ये बताना था कि भारतीय पुनर्जागरण का विकास कैसे हुआ, यानी कि उसमें कौन कौन से व्यक्तियों की क्या क्या भूमिका रही है, तो ये आपको यहाँ पर बताना था। नेक्स्ट है ब्रितानी शासन ने भारत में दरिद्रता को बढ़ावा दिया है, तो इस कथन के यहाँ पर तथ्यों के प्रकाश में समीक्षा कीजिए, यानी कि ये जो कथन दिया है। अब देखिए एमपीपीएससी में आप ट्रेंड देखोगे, अभी पहले कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, अब 2019 के आप क्वेश्चन देखोगे, यानी आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा बेसिक पढ़ना है, उसके बाद में विश्लेषण के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि यूपीएससी को पैटर्न को यहाँ पर थोड़ा सा फॉलो किया जा रहा है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ब्रिटानी शासन ने भारत में दरिद्रता को बढ़ावा दिया है, तो वो किस प्रकार से यहाँ पर दरिद्रता बढ़ी है, ये आपको यहाँ पर बताना था। अब देखते हैं यहाँ पर 11 मार्कर के क्वेश्चन, जो कि पहले 15 मार्कर में आते थे और 300 शब्दों में आते थे, अब यहाँ पर 200 शब्दों में आएंगे, यानी 2 पेज आपको लिखना है। तो इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं अभी तक। 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर आपको सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारे यहाँ पर कारण यहाँ पर बता देना था, और तात्कालिक कारण भी बता देना था। तात्कालिक कारण क्या था, 2014 में पूछा गया। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए 2015 में पूछा गया, अभी हमने आपको बताया कि 11 मार्क में आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, क्योंकि सिलेबस में पूरा टू द पॉइंट यहाँ पर लिखा है। अब ये आप यहाँ पर देखोगे कि एक भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं आया है, यानी कि आपको सिलेबस को टू द पॉइंट फॉलो करना है, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आएगा, सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट है, आप सारे प्रश्न यहाँ पर बना लोगे। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो ये वापस से अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन 2020 में, क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम से ये क्वेश्चन आया नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना ही है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि यदि आप पुराने क्वेश्चन भी लगा लेते हो तो 50 से 60% जो आपका सिलेबस है वैसे ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट ये है कि रियासतों का भारतीय संघ में विलय एक कठिन समस्या थी, इसका समाधान किस प्रकार किया गया, 2015 का एक क्वेश्चन है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि हमारे उसमें लिखा है कि राज्यों का पुनर्गठन, तो देखिए राज्यों के पुनर्गठन से यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की काफ़ी यहाँ पर भूमिका थी, ये आपको यहाँ पर लिखना था। अब देखिए ये गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, यानी कि जैसे ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद में क्या क्या घटनाएं घटी, कश्मीर समस्या पर एक निबंध लिखिए, 2016 में पूछ लिया गया। ये हमने 10th में खूब पढ़ा है, तो इसका आंसर आप आसानी से यहाँ पर दे सकते थे। उसके बाद में 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों को चिन्हित कीजिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी यहाँ पूछने जा रहे हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उनमें कौन कौन से कारण ऐसे थे कि जिसकी वजह से यहाँ पर असफल हुआ। जैसे कि जो अमीर व्यक्ति थे उनका यहाँ पर सहयोग नहीं था, शिक्षित वर्ग इससे दूर था। उसके बाद में यहाँ पर जो आंदोलन के जो क्षेत्र थे वो बहुत दूर दूर थे। उसके बाद में यहाँ पर सूचना पहुँचाने के लिए ज़्यादा कोई वो नहीं था। इस प्रकार के यहाँ पर और भी कई प्रकार हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते थे उसके कारण। भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास पर निबंध लिखिए। देखिए डायरेक्ट यहाँ पर सिलेबस से टू द पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन उठा लिया गया है। सिलेबस में सेम टू सेम ऐसे ही लिखा है कि राज्यों का पुनर्गठन, भारत गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन यहाँ पर उठा लिया, यानी कि पूरा लाइन का लाइन आपको यहाँ पर उठा के दे दिया है 2018 में। अब भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किए जाने के क्या कारण थे उसका विश्लेषण करना था आपको, यहाँ पर कारण भी बताना था और ये भी बताना था कि क्यों यहाँ पर ये ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पर बनी कि ये इसे भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर लाना पड़ा या फिर ये आंदोलन करना पड़ा। ठीक है, 2019 तक के हमने यहाँ पर क्वेश्चन देख लिए। अब हमने क्या करा है, जो नेक्स्ट यूनिट में हम दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट यूनिट में हमने यूनिट 4 और 5 को यहाँ पर दोनों को कंबाइन कर दिया है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। प्रमुख रियासतें वगैरह इसमें सब आ चुकी है, क्योंकि पहले रियासतें ऐड नहीं थी, अब रियासतें ऐड कर दी गई है। तो यूनिट 4 और 5 को हम यहाँ पर साथ में
यहाँ पर देखेंगे। और दोस्तों ये PDF लेने के लिए आपको ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टामोजो की लिंक दिखाई देगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा जैसे ही आपका लॉकडाउन यहाँ पर ओपन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत IMP है, क्योंकि इससे आपको समझने में आसानी होगी और इस प्रकार से अरेंज आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये हमने आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा आपका काम आसान कर दिया है, अरेंज करके आपको दे दिए हैं। अब इन्हीं क्वेश्चन को यदि आप इनकी ही प्रैक्टिस करोगे तो आपका मैं बता रहा हूँ 60% आपका सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर थोड़ा बहुत आपको सिलेबस के कुछ पॉइंट यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, 3 मार्कर अलग से पढ़ने पड़ेंगे, इतने में आपका मेन से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप हमारे फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।